तो मान लीजिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कोई हमें मूविंग चार्ज की बात की है, मान लीजिए ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये इस तरफ सर्टन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है ग्राउंड पर, इसको O1 नाम ले लेते हैं, ऑब्जर्वर 1, राइट, इट इज स्टैंडिंग। तो एक और कोई ऑब्जर्वर है जो दिस इज ऑब्जर्वर 2, जो कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज सेम वेलोसिटी से जो वेलोसिटी चार्ज की है उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। एक तीसरा ऑब्जर्वर भी ले लेते हैं, द थर्ड ऑब्जर्वर, ठीक है। ये प्यारे बच्चों, ये इस चार्ज की जो वेलोसिटी है उससे उल्टी डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से जा रहा है। ये 3 ऑब्जर्वर है। बड़ा शानदार सवाल है, हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। तो आपको मान लीजिए पूछ लिया कि तीनों ऑब्जर्वर्स के कारण ये मूविंग चार्ज हो गया, तो इस मूविंग चार्ज की एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी स्पेस में। तो इन तीनों ऑब्जर्वर्स के कारण स्पेस में कोई भी पॉइंट मान लो P है, क्या इन तीनों ऑब्जर्वर्स को यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगी? लेट अस सी। देखिए पहला ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, राइट। तो अगर ये रेस्ट पर है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू चार्ज की रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ना कुछ बनी जाएगी। कितनी बनेगी? v - 0 दैट इज v। तो इसको तो ये चार्ज मोशन में नजर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जब रिलेटिव स्पीड होगी तो मतलब वो चार्ज मोशन में होगा ही होगा। तो चार्ज मोशन में होगा तो आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसे पता लगेगी, ठीक है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 है, वो नॉन जीरो आ गई, यानी कुछ ना कुछ है इसके विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो रिलेटिव वेलोसिटी बनी सेम डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी बनी दैट इज 0। तो इसका मतलब इसको लगेगा ये चार्ज मूव ही नहीं कर रहा। तो अगर ये मूव ही नहीं कर रहा तो स्टैटिक चार्ज है। हमें पता है स्टैटिक चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू यहां पर स्पेस में जो भी P पॉइंट है, स्पेस में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी, क्योंकि वेलोसिटी उसको नजर ही नहीं आ रही चार्ज की, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वर जो है ये नीचे जा रहा है, ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो वेलोसिटी बन रही है वो ओरिजिनल से ज्यादा है, यानी इसको ये मोशन में तो नजर आ रहा है, यानी वो वहां पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा कुछ। तो B3 भी नॉन जीरो होगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, B3 विल बी ग्रेटर देन B1। क्यों? क्योंकि हम आगे चल के ये कंक्लूड ही किया गया था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से ही कि जो चार्ज पार्टिकल ज्यादा स्पीड से भागेगा वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी स्पीड इसके मुकाबले, पहले ऑब्जर्वर के मुकाबले v से कितनी आ गई? डबल। तो डेफिनेटली B3 विल बी ग्रेटर देन B1। इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एग्जाम, राइट, ध्यान रखिए। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड करते हैं कि जो मूविंग चार्ज होगा, मैं यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां करंट कैरिंग वायर की बात नहीं कर रहा मैं मूविंग चार्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो कोई मूविंग चार्ज होगा वो अपने आसपास जो भी मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में प्रोड्यूस करेगा वो फ्रेम डिपेंडेंट हुई आपके सामने, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। आप उसको रेफरेंस फ्रेम कह लें टेक्निकल भाषा में, या ऑब्जर्वर कह लें, वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा। आपके सामने मैंने प्रूव कर दिया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो हियर वी कंक्लूड दैट फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज। आई रिपीट, यहां पर मैं करंट कैरिंग वायर की बात नहीं कर रहा, उसकी भी बात करूंगा अभी मैं, ठीक है। मूविंग चार्ज डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। असर्शन रीजन में ये बन जाएगा सवाल, डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थी, हमें याद रखनी है। आइए मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूं, जस्ट वेट, मैं लेट मी रब द बोर्ड। आइए बच्चों, तो अब मैं एक एग्जांपल आपको ले रहा हूं। मूविंग चार्ज की मैंने बात कर दी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है। अब मैं बात करता हूं अगली एग्जांपल में, लेट मी टेक ए करंट कैरिंग वायर, राइट। तो अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो करंट, ये हमने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मार्क की है। पिछले यूनिट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो मान लीजिए इस वायर का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे बाहर निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, वो ड्रिफ्ट स्पीड उसकी Vd, ड्रिफ्ट स्पीड हम पढ़ चुके हैं, वो ऑब्वियसली करंट के उल्टा होगी। तो इसी वायर का इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिया। यहां पर हमने एक ऑब्जर्वर की बात कर दी, ठीक है। ये इसकी स्पीड भी जितनी इलेक्ट्रॉन की है, डायरेक्शन भी सेम है, नीचे जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, क्वेश्चन आ गया मान लीजिए कि क्या इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P पर
कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, चलो देखते हैं। सोचिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट, कि अभी हमने पढ़ा है कि रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप देखोगे सर कि अगर इसकी रिलेटिव, इसकी स्पीड इसके विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव स्पीड आ ही नहीं रही, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वैल्यू भी सेम है, तो इट विल बी vd माइनस vd 0। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू तो ये जो चार्ज है मूव ही नहीं कर रहा, रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ रही है, तो मूविंग चार्ज ही प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस आपको लगेगा कि सर इसके वजह से नहीं होगी, बट इसका आंसर होगा। क्यों? पर डेफिनेटली प्रोड्यूस होगी, 0 नहीं होगी। क्यों? चाहे इस ऑब्जर्वर की इसके विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव स्पीड 0 आ रही है, लेकिन भाई साहब इस में जो प्रोटॉन होगा, राइट, जो कि ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट तो रेस्ट पे था, राइट, लेकिन इसके विद रिस्पेक्ट टू मोशन में आ जाएगा, राइट। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मोशन में आ जाएगा। कैसे? जब हम एक चलती हुई गाड़ी से बाहर जो पेड़ पौधे उनको देखते हैं, वो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट तो रेस्ट पे होते हैं, लेकिन आपके विद रिस्पेक्ट टू जो आप गाड़ी में बैठे हो चलती हुई गाड़ी में, उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर गाड़ी आपकी इधर जा रही है, वो उल्टा नजर आते हैं, यानी उसके विद रिस्पेक्ट टू तो उनका रिलेटिव मोशन आ गया। सेम केस में चाहे इस वायर का ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन रेस्ट पर नजर आएंगे, नहीं नजर आएंगे, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मोशन में आ जाएंगे ऊपर की तरफ, राइट। तो डेफिनेटली इसकी और इसकी, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उतनी प्रोटॉन की होगी, राइट, एक रिलेटिव स्पीड बन जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पी पर है वो महसूस होगी इसके विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब एक और केस मैं ले लेता हूं, मैं यही सेम एग्जांपल में अब मैंने एक ऑब्जर्वर और बिठा दिया, O1 और O2। अब मेरा सवाल आपसे ये है, हमें तो पता लग गया कि चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, दोनों के हिसाब से पी पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगी ही आएगी, राइट, क्योंकि इसके विद रिस्पेक्ट टू नजर आएगा और इसको प्रोटॉन के विद रिस्पेक्ट नजर आएगा। अभी मैंने बात की आपसे, ठीक है। लेकिन सवाल ये है, क्या दोनों के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी पर जो वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, क्या वो सेम होगी? फिर सुन लीजिए, इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू जो पॉइंट बी पर ये वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, क्या वो सेम आएगी? यस, उसका आंसर सेम आएगा। यानी अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि आंसर सेम आएगा, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं वायर द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होती। फिर सुन लो, वायर द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होती, किसी मूविंग चार्ज के कारण प्रोड्यूस की मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट होती है, जो हम पहले प्रोड्यूस कर चुके हैं, कंक्लूड कर चुके हैं। अब इसको समझते हैं क्यों इन दोनों की वजह से यहां पे सेम आएगी। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, इसको प्रोटॉन की नजर आएगी, इसको इलेक्ट्रॉन की नजर आएगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो सेम ही है, ठीक है, उनका चार्ज सेम है, तो चार्ज की बात कर रहे हैं, बट डायरेक्शन उल्टी है, तो इसलिए हम प्रूव कर दिया कि वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां कंक्लूड कर रहा हूं, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए वायर डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने दो बड़े शानदार आपको बताया, आपको मैग्नेटिक फील्ड का बेस बन गया अब आपका, ये याद रखें मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।